हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ECI साइंस और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय 6 रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक और उसका भाग रासायनिक समीकरण और इसको लिखने के चरण। देखते हैं सबसे पहले रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से प्रतीकात्मक निरूपण? तो हमारे पास में एक रासायनिक अभिक्रिया है C+O2 इज इक्वल टू CO2, या कहें इसको जो है वो अपन ऐसे लिखें कि यहां पर है कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे पास में ये एक समीकरण है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमने कार्बन को प्रतीक क्या दे दिया? C, ऑक्सीजन को O2 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो हमारे पास समीकरण क्या हो गया? C+O2 इज इक्वल टू CO2। तो हमने क्या कर दिया? एक रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकों से निरूपण कर दिया, प्रतीक दे दिए, उसको प्रतीक दे दिए, प्रतीकों से उसका निरूपण कर दिया। यही कहलाता है प्रतीकात्मक निरूपण। रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण। तो प्रतीकात्मक निरूपण करने से क्या फायदे हुए? एक तो लिखने में स्थान बच गया अपने पास में, एक लिखने में जो असुविधा होती वो नहीं हो रही और समय भी ज्यादा नहीं लग रहा। तो ये है रासायनिक समीकरण। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण। रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण। सबसे पहला चरण देखते हैं, टोटल 11 चरण है। सबसे पहला चरण देखते हैं, क्या करते हैं? सबसे पहले अभिकारकों को लिख करके उसके बाद तीर का निशान लगाया जाता है और फिर उत्पादों को लिखा जाता है। तो रासायनिक समीकरण का पहला ही चरण क्या है? सबसे पहले अभिकारकों को लिख करके तीर का निशान लगाते हैं। ये अभिकारक लिख दिए, उसके बाद में तीर का निशान लगाते हैं, उसके पश्चात उत्पादों को लिखा जाता है। अभिकारकों को लिखकर तीर का निशान लगाया जाता है, उसके पश्चात उत्पादों को लिखा जाता है। ये पहला चरण है। दूसरा चरण क्या है? अभिकारकों और उत्पादों की संख्या अगर एक से अधिक हो तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। अभिकारकों की भी हो सकती है और उत्पादों की भी संख्या अगर एक से अधिक हो तो इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। तो ये हो गया दूसरा चरण। अब देखें, बात करें अपन तीसरे चरण की, तो तीसरा चरण क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर न तो द्रव्यमान उत्पन्न होता है और न ही नष्ट, अर्थात द्रव्यमान क्या रहता है? संरक्षित। द्रव्यमान संरक्षित रहता है। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि अभिकारकों का द्रव्यमान जो है, अभिकारकों का द्रव्यमान किसके बराबर होगा? उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर उत्पादों का द्रव्यमान, क्योंकि द्रव्यमान तो संरक्षित है। यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर न तो द्रव्यमान उत्पन्न होता है और न ही नष्ट, यानी द्रव्यमान क्या रहता है? संरक्षित रहता है। तो अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर उत्पादों का द्रव्यमान। तो अभिकारकों का द्रव्यमान है बराबर है उत्पादों के द्रव्यमान के। तो अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या भी किसके बराबर होगी? उत्पादों की। तो अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या बराबर उत्पादों में परमाणुओं की संख्या, उत्पादों में परमाणुओं की संख्या इसके बराबर होगी। ठीक है।
तो अपने यहाँ पे इस रिएक्शन से देखें तो जैसे कार्बन का जो है परमाणु क्रमांक होता है 12 और एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 का 32, टोटल योग कितना है यहाँ पे 44। और इधर देखें उत्पादों में तो एक कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 का 32 तो वह 44। यानी अपन कह सकते हैं कि अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पादों का द्रव्यमान क्या है, बराबर है। इसका मतलब द्रव्यमान न तो उत्पन्न हुआ और न ही नष्ट, तो इसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। फिर तीसरा चरण आता है, तो चौथा चरण क्या कहता है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना भी आवश्यक है। ये कब कह सकते हैं अपन ऐसे अभिकारकों का द्रव्यमान या अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या बराबर उत्पादों में परमाणुओं की संख्या कब कह सकते हैं, जब हमारा समीकरण क्या हो, संतुलित हो। समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो समीकरणों को अणुओं की संख्या को घटा बढ़ा करके अनुमान विधि द्वारा, कौन सी विधि द्वारा, अनुमान विधि द्वारा, यानी इसको अपन कहते हैं इंग्लिश में हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा, हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा संतुलित किया जाता है। इसको अनुमान विधि कह दो या हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा संतुलित किया जाता है। पांचवा चरण क्या है हमारे पास में, इसका पांचवा चरण है कि समीकरणों को संतुलित करते समय सबसे पहले क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं, इनको संतुलित नहीं करते हैं। तो किसको संतुलित करते हैं, सबसे पहले जो इनके अलावा जो तत्व बचते हैं उनको संतुलित करते हैं, उनके अणु परमाणुओं की संख्या को बढ़ा करके देखते हैं और उस समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो पांचवें चरण में देखते हैं समीकरण को संतुलित करके। तो हमारे पास में जैसे समीकरण दिया हुआ है, समीकरण है हमारे पास में C3H8 प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O। इसको संतुलित करते हैं। समीकरणों को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लें इनमें किस किस परमाणु के कितने कितने परमाणु हैं, किस किस तत्व के कितने कितने परमाणु हैं। तो C के कितने यहाँ पे 3 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 8 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, और यहाँ पे देखें तो कार्बन के 1, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ करके शेष परमाणुओं को संतुलित करेंगे, यानी हम कार्बन को संतुलित करेंगे। तो कार्बन यहाँ पे 3 है और इधर 1 है, इसको कितने से गुणा करें कि ये भी 3 हो जाए। तो 3 को 1 को 3 से गुणा करेंगे, तो किसको गुणा करेंगे, जहाँ पे कार्बन होगा तो CO2 को गुणा करेंगे। ठीक है, तो अब मैं लिख रहा हूँ नेक्स्ट C3H8 प्लस O2 इज इक्वल टू 3CO2 प्लस H2O। अब देखें वापस, कार्बन 3, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 2, कार्बन कितने हैं 3, हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 3 दूनी 6 और 1 7, कितने हैं 3 दूनी 6 और 1 7। तो अब देखें कार्बन तो बैलेंस हो गया, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रह रहा है। ऑक्सीजन को बैलेंस पहले नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, इधर 2 है इधर 7 है, कितने पूर्णांक से गुणा करें कि ये 7 हो जाए, तो इसको 3.5 से गुणा करना पड़ेगा जो कि एक भिन्नांक है। तो अपन हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन इधर 8 है इधर 2 है, 2 को कितने से गुणा करेंगे कि 8 हो जाए, तो 4 से गुणा करेंगे। तो अपन H2O को किससे गुणा करेंगे 4 से। तो यहाँ पे C3H8 प्लस O2 इज इक्वल टू 3CO2 प्लस 4H2O। अब देखें C कितना है 3, H कितना है 8, O कितना है 2, C कितना है 3, H कितना है 8, 4 दूनी 8 और ऑक्सीजन 3 दूनी 6 और 4 10, तो ऑक्सीजन हो गए 10। अब देखें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों बैलेंस है। अब ऑक्सीजन की बारी है, ऑक्सीजन इधर 10 है और इधर 2 है, इस 2 को कितने से गुणा करें कि ये भी 10 हो जाए, तो किससे गुणा करेंगे 5 से। C3H8 प्लस 5O2
इज इक्वल टू 3CO2 प्लस 4H2O। ये हो गया हमारा बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। अब इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करो, C3 है, H8 है, ऑक्सीजन 10 है, C कितने हैं 3, H है 4 दूनी 8, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 और 4 10, तो ऑक्सीजन 10। तो हमारे पास में सारे जो है तत्व संतुलित हो चुके हैं। इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास आ गया सारा संतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये रासायनिक समीकरण को लिखने का 5वां चरण यहाँ पे पूरा होता है। उसके बाद देखते हैं छठा चरण। छठा चरण क्या है, छठा चरण है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के पश्चात उनकी भौतिक अवस्था यानी अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था मतलब ठोस है कि द्रव है कि गैस है, उसको बताने के लिए उनके साथ ही कोष्टक में ठोस के लिए क्या लिखते हैं, ठोस के लिए S और द्रव के लिए L और गैस के लिए G लिखा जाता है। ये सब स्मॉल लेटर में लिखेंगे अपने। ठोस के लिए S क्यों लिखा, क्योंकि ठोस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉलिड। ऐसे गैस द्रव को क्या कहेंगे, लिक्विड, और गैस को क्या कहेंगे, गैस को गैस कहेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था को उनके साथ ही कोष्टक के अंदर लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे, जैसे उदाहरण है C+O2 इज इक्वल टू CO2। अब यहाँ पे जो कोयला है वो ठोस है तो यहाँ में S कर लिख देंगे, ऑक्सीजन गैस है तो यहाँ पे G लिख दिया, और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है तो यहाँ पे G लिख दिया। तो ये लिख दिया अपन ने कि इनकी भौतिक अवस्था। तो अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था को बताने के लिए उनके साथ ही कोष्टक में ठोस के लिए S, द्रव के लिए L, गैस के लिए G लिख देते हैं। यह रासायनिक समीकरण को लिखने का हो गया छठा चरण। उसके बाद देखते हैं सातवां चरण क्या है। यदि कोई अभिकारक या उत्पाद जो है वो जलीय विलयन में हो तो उसको कैसे लिखते हैं हम, AQ से। जैसे CaO प्लस H2O, तो इसको कैसे लिखेंगे, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। और ये था सॉलिड और ये लिक्विड और ये एक्वस यानी जलीय विलयन में। तो जलीय विलयन के लिए क्या लिखते हैं हम, AQ। तो सातवां चरण क्या है, किसी भी रासायनिक समीकरण में यदि अभिकारक या उत्पादों में से कोई भी जलीय विलयन के रूप में हो तो उसके साथ ही कोष्टक में क्या लिखेंगे हमें, AQ। तो ये हमने AQ लिख दिया, इसका मतलब क्या है, जलीय विलयन। और AQ की फुल फॉर्म क्या है, AQUEOUS, एक्वस मतलब जलीय विलयन। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आठवां चरण। आठवां चरण क्या है, अभिक्रिया के लिए जो भी आवश्यक ताप और दाब है उसको रासायनिक समीकरण में तीर के चिन्ह निशान के ऊपर लिखा जाता है। जैसे N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। तो इसके लिए आवश्यक ताप और दाब है, ताप आवश्यक है 773 केल्विन और दाब है 200 एटमॉस्फेयर। तो इसको जो है इस रासायनिक समीकरण में तीर के चिन्ह के ऊपर ही लिख दिया जाता है। अभिक्रिया के लिए आवश्यक ताप और दाब को कहाँ देखेंगे हमें, रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के ऊपर। तो ये हो गए 8 चरण। अब देखते हैं अपन नवा चरण देखते हैं इसका, रासायनिक समीकरण को लिखने का। तो रासायनिक समीकरण को लिखने का नवा चरण है कि रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय होने पर तीर का निशान कैसे लगाया जाता है। तो जब रासायनिक समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय होगी तो तीर का निशान इस तरीके से दोनों दिशाओं में लगाया जाता है। इसको कहते हैं हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया, तीर का निशान इस तरीके से लगाया जाता है। फिर आता है 10वां कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है, उसको दर्शाने के लिए क्या करेंगे, तो ऊष्माक्षेपी को समझ लेते हैं पहले। ऊष्माक्षेपी क्या होती है, ऊष्माक्षेपी वो होती है जिसमें
ऊर्जा निकलती है। और उष्मा शोषी क्या होती है? जिसके अंदर ऊर्जा लगती है, यानी उष्मा शोषी के अंदर ऊर्जा लगती है और उष्माक्षेपी में ऊर्जा निकलती है। तो उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया कैसे लिखेंगे? N2 + 3H2 इज इक्वल टू 2NH3 + 10.6 किलो कैलोरी, 10.5 किलो कैलोरी प्रति मोल। तो ये ऊर्जा की मात्रा को प्लस का चिन्ह लगा के लिखा जाता है। कभी कभी इसको क्या कर देते हैं, इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख देते हैं N2 + 3H2 इज इक्वल टू 2NH3 + डेल्टा। तो ये डेल्टा भी उष्मा की मात्रा को ही दर्शाती है। या तो अपन उष्मा की मात्रा एग्जैक्ट लिख दें प्लस का निशान लगा करके, या फिर है जो इस तरीके से डेल्टा बना दें प्लस का निशान लगा करके। तो यह अभिक्रिया कैसी है? उष्माक्षेपी जिसमें उष्मा निकलती है। ठीक है। दूसरी अभिक्रिया है N2 + O2 इज इक्वल टू 2NO - 21.6 किलो कैलोरी पर मोल। या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं N2 + O2 इज इक्वल टू 2NO - डेल्टा। तो दो भी क्या होगी? उष्माशोषी। तो उष्माशोषी अभिक्रिया को लिखने के लिए क्या करेंगे? हम उत्पादों के साथ माइनस लगा करके उष्मा की मात्रा को लिखेंगे। अगर हमें उष्माक्षेपी लिखनी है तो उत्पादों के साथ प्लस का चिन्ह लगा करके उष्मा की मात्रा को लिखते हैं, या प्लस का चिन्ह लगा करके डेल्टा लिखा जाता है। ये उष्माक्षेपी में हो गया। उष्माशोषी में क्या है? प्लस उत्पादों के साथ माइनस का चिन्ह लगा करके उष्मा की मात्रा को लिख दिया जाता है, या माइनस का चिन्ह लगा करके डेल्टा बनाया जाता है। तो ये क्या है? उष्माक्षेपी और उष्माशोषी। लास्ट जो चरण है 11वां चरण, वो क्या है कि रासायनिक समीकरण के अंदर उत्प्रेरक को कहां पे लिखा जाता है? तीर के निशान के ऊपर। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? एथीन। तो एथीन का अगर हम हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं तो इस अभिक्रिया में कौन सा उत्प्रेरक काम में आता है? निकल। तो निकल को लिखा जाता है यहाँ तीर के निशान के ऊपर, CH3 यहाँ बन जाता है एथेन। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को देख करके ही हम बता सकते हैं कि उसमें कौन सा उत्प्रेरक काम में लिया गया है। तो रासायनिक समीकरण का 11वां चरण क्या है? रासायनिक समीकरण में उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। तो यहाँ पे इस अभिक्रिया में निकल उत्प्रेरक है, हमने तीर के निशान के ऊपर लिख दिया है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। तो रासायनिक समीकरण की क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहला, रासायनिक समीकरण से किस किस की जानकारी मिलती है? हमें रासायनिक समीकरण से किस किस की जानकारी मिलती है? किसी भी अभिकारक या उत्पाद में अणुओं की संख्या, या कहें परमाणुओं की संख्या, या कहें द्रव्यमान, इसकी जानकारी अपने को मिल जाती है। तो किसकी पहला विशेषता क्या है? रासायनिक समीकरण से हमें अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या या द्रव्यमान की जानकारी मिलती है। देखते हैं कैसे मिलती है। जैसे हमारे पास में रिएक्शन है C + O2 इज इक्वल टू CO2, या दूसरी रिएक्शन ले लेते हैं अपने यहाँ पे C3H8 + 5O2 इज इक्वल टू 3CO2 + 4H2O। ये रिएक्शन है अपने पास में। इस रिएक्शन में अपने को क्या क्या जानकारी मिल रही है? मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ पे O2 के अणुओं की संख्या बताइए, अणुओं की संख्या, तो O2 के अणुओं की संख्या कितनी होगी? 5 है। कैसे पता लगा? रासायनिक समीकरण को देख करके। मैं कहूँ आपसे यहाँ पर कि कार्बन के यानी अभिकारक में कार्बन के परमाणुओं की संख्या
ये भी अब जो थी O2 के अणुओं की संख्या वो भी अभिकारक में ही है। अभिकारक में O2 के अणुओं की संख्या 5, अभिकारक में कार्बन के परमाणुओं की संख्या तो गिनो कितने हैं 3। तो कैसे पता लगा? रासायनिक समीकरण से। अब अगर अपने को अणु परमाणु पता लग गए तो क्या हम इनका द्रव्यमान निकाल सकते हैं? मुझे कार्बन का द्रव्यमान निकालना हो तो एक कार्बन का कितना होता है 12 × 3, तो क्या कर लिया मैंने 36 से, ठीक है, AMU, या कह लें अगर ग्राम में ले रहे हैं तो 36 ग्राम। तो ये कहां से पता लगा? रासायनिक समीकरण से। तो ये रासायनिक समीकरण की क्या है? पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या है? रासायनिक समीकरण से किसी भी अभिक्रिया के लिए आवश्यक ताप, दाब और उत्प्रेरक का पता लग जाता है। उत्प्रेरक की जानकारी मिलती है। क्या क्या जानकारी मिलती है? आवश्यक ताप, दाब और उत्प्रेरक। कैसे? जैसे अभिक्रिया हमारे पास में N2 + 3H2 = 2NH3। इस अभिक्रिया के लिए आवश्यक ताप 773 केल्विन, 200 एटमॉस्फेयर इसके लिए आवश्यक दाब, और F ही यहाँ पे है उत्प्रेरक। तो रासायनिक समीकरण को देख के हम बता सकते हैं। अगर आपके पास में रासायनिक समीकरण ये लिखा हुआ है और आपसे पूछा जाए कि इस अभिक्रिया के लिए आवश्यक ताप क्या है, तो आप बता देंगे 773 केल्विन। इस अभिक्रिया के लिए आवश्यक दाब क्या है? 200 एटमॉस्फेयर। इस अभिक्रिया के लिए आवश्यक उत्प्रेरक क्या है? तो आयरन। ये कैसे पता लगा? रासायनिक समीकरण को देख करके, यानी रासायनिक समीकरण से हमें अभिक्रिया की आवश्यक ताप, दाब और उत्प्रेरक की जानकारी मिलती है। उसके बाद में देखें तीसरा विशेषता इसकी क्या है? तीसरी विशेषता है कि रासायनिक समीकरण से हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि अभिक्रिया कैसी है, ऊष्मा शोषी है या ऊष्मा शेपी है। ऊष्मा शेपी है या ऊष्मा शोषी है, ये स्पष्ट हो जाता है। जैसे मान लो अभिक्रिया आपको दी है N2 + 3H2 = 2NH3 + 10.5 किलो कैलोरी पर मोल। आपको इस तरीके से अभिक्रिया दी और आपसे पूछा कि बताइए उपरोक्त अभिक्रिया ऊष्मा शेपी है या शोषी है। तो क्या करेंगे आप? उत्पादों के साथ इसको देखेंगे कि भाई प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब अभिक्रिया कैसी है? ऊष्मा शेपी है। अगर अभिक्रिया आपको दी N2 + O2 = 2NO - 21.6 किलो कैलोरी पर मोल, तो इस तरीके से अभिक्रिया अगर आपको दे दी तो कैसे पता लगाएंगे? उत्पादों के साथ माइनस का चिन्ह लगाकर ऊष्मा की मात्रा लिखी हुई है, इसका मतलब अभिक्रिया कैसी है? ऊष्मा शोषी। तो ये हुआ तीसरी विशेषता। उसके बाद चौथी विशेषता देखते हैं, अभिकारकों और उत्पादों की। भाई रासायनिक समीकरण से क्या हुआ? अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? भौतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। भौतिक अवस्था कैसे? जैसे मान लो अभिक्रिया दी है CaO + H2O = CaOH और यहाँ पे लिखा हुआ है SL और ये AQ। अगर आपसे पूछा जाए बताइए इसमें जलीय विलयन के रूप में कौन सा अभिकारक या उत्पाद है, तो आप बता देंगे तुरंत क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपसे पूछा जाए बताइए कौन सा अभिकारक या उत्पाद जो है वो ठोस अवस्था में है, तो कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैसे पता लगा? ये किसी भी रासायनिक समीकरण से हमें ये चीज पता लगती है। उसके बाद आता है पांचवी विशेषता क्या है कि रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया उत्क्रमणीय है कि अनुत्क्रमणीय है, ये स्पष्ट हो जाता है। या तो अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है। ये कैसे स्पष्ट होगा? रासायनिक समीकरण से। जैसे हमारे पास में है N2 + 3H2 = 2NH3। यहाँ पे ले लेते हैं हम इसको ऊपर थोड़ा सा, कि रासायनिक समीकरण से क्या पता लग रहा है अपने को? अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है। तो अभिक्रिया अगर उत्क्रमणीय होगी तो उत्क्रमणीय के लिए हम कैसा चिन्ह, तीर का चिन्ह लगाएंगे? ऐसे दोनों दिशाओं में तीर का चिन्ह लगाएंगे। और अगर अभिक्रिया है अनुत्क्रमणीय तो उसके लिए कैसा चिन्ह लगाएंगे? हम इस तरीके से एक दिशा वाला चिन्ह लगाएंगे। तो जैसे मैंने लिखा N2 + 3H2 = 2NH3, पहली अभिक्रिया 1
और दूसरी अभिक्रिया लिखी N2 + O2 = 2NO। अभिक्रिया 2। बताइए निम्न में से कौन सी अभिक्रिया जो है उत्क्रमणीय है और कौन सी अनुत्क्रमणीय है। तो तीर का चिन्ह देखेंगे तो यह है उत्क्रमणीय और ये अभिक्रिया है अनुत्क्रमणीय। तो ऐसा हम कब बताने लगे, जब हमने रासायनिक समीकरण का ज्ञान हुआ। जब हमें रासायनिक समीकरण का ज्ञान हुआ तो ही बता सकते हैं। अगर हमें रासायनिक समीकरण का ज्ञान नहीं है तो हम इस चीज को नहीं बता सकते। यानी ये रासायनिक समीकरण की क्या है, विशेषता। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण की सीमाएं कि भाई रासायनिक समीकरण किन किन चीजों को नहीं बताता है। तो रासायनिक समीकरण की सीमाएं देखते हैं। रासायनिक समीकरण की सीमाएं। रासायनिक समीकरण की क्या सीमाएं हैं। सबसे पहली सीमा है कि रासायनिक समीकरण से हमें अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता की जानकारी नहीं मिलती है। सांद्रता की जानकारी नहीं मिलती है, सांद्रता की जानकारी नहीं देता है। यानी अगर मेरे पास अभिक्रिया है CaO + H2O = CaOH का होल ट्वाइस, ये अभिक्रिया जैसे हमारे पास में है ना। तो इस रासायनिक समीकरण को देख करके आप ये नहीं बता सकते इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए कि ये तनु है या सांद्र है। तनु है या सांद्र है, बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। गाढ़ा है कि पतला है, नहीं बता सकते, क्योंकि हमें रासायनिक समीकरण से पता नहीं चलता है। और दूसरी देख सकते हैं जैसे H2SO4 + CaOCl2 इस तरीके से है, और CaSO4 + H2O + Cl2। तो यहाँ पे जैसे हम तनु H2SO4 की क्रिया करवाते हैं किससे, Ca विरंजक चूर्ण से। तो इस अभिक्रिया में ये H2SO4 को देख करके, यहाँ पे देख करके पता नहीं लग रहा कि ये तनु है कि सांद्र है, अपन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इस रासायनिक समीकरण में ऐसा कहीं भी स्पष्ट नहीं होता है। दूसरा रासायनिक समीकरण की सीमा क्या है, इससे अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी नहीं मिलती है। यानी इससे पता नहीं लगता कि अभिक्रिया कितने % पूरी हो चुकी है। तो ये था रासायनिक समीकरण और इसको लिखने के चरण, इसकी विशेषताएं और सीमाएं।